आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, आइदर या आप इसको सपोर्ट करेंगे या इसको सपोर्ट करेंगे, किसी को भी सपोर्ट करेंगे आपका स्टांस गलत नहीं होगा। आई विल कम टूवर्ड्स द रेफुटेशन पैराग्राफ, जो कल हमने किया था रेफुटेशन पैराग्राफ, याद है स्ट्रक्चर? नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं, वी विल डू इट टुडे अगेन, ठीक है। मेरा पॉइंट है, मैं समझता हूं कि पेन जो है ना, बल्कि मैं समझता हूं स्वॉर्ड इज माइटर देन पेन। मैं क्या कहता हूं, मेरे लिए स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल है पेन से। मैं मिसाल दे रहा हूं और मेरा पर्सनल व्यू भी यही है, ठीक है। पेन इज माइटर, स्वॉर्ड इज माइटर देन द पेन। अब ये गलत नहीं है ना ये सही है। बात आपने बेसिकली क्या करनी, आर्ग्यूमेंट्स देने के ये सही बात क्यों है और आपने आर्ग्यूमेंट्स देने के ये बात गलत क्यों है, ठीक है। अगर मैं रेफ्यूटेशन करूं तो मैं सबसे पहले एक मिनट आइडिया जनरेट करूं कि मुझे बात इसमें क्या करनी है। मैं कहूंगा कि पेन स्वॉर्ड इज माइटियर, और ठीक है, मैंने बल्कि एक मिनट इसको ऐसे करते हैं, ये मेरा स्टांस है कि पेन इज ग्रेटर, और ऑपोजिट स्टांस क्या है, स्वॉर्ड इज ग्रेटर देन पेन, ठीक है। तो क्योंकि रेफ्यूटेशन पैराग्राफ लिख रहा हूं, ओपोजिंग व्यू लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है, मैंने बताया था फ्रेज या ट्रांजिशन वर्ड जो होगा कॉन्ट्ररी वाला, आप बोलोगे, स्टार्ट करोगे ऑन द अदर हैंड, क्या मतलब शुरू से स्टार्ट कर सकते, मैं भी ओपोजिंग व्यू से स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया जो आपके स्टांस के पैराग्राफ होंगे वो बिल्कुल वैसे ही होंगे जो एक्सपोजिटरी ऐसे के होते हैं, उसमें कोई चीज भी चेंज नहीं होगी। बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में जो चीज चेंज होती है मैं वो आपको करा रहा हूं, वो है रेफ्यूटेशन पैराग्राफ, जिसका स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था कि पहले ओपोजिंग व्यू बात करेंगे, फिर अपनी जो स्टांस था उसको फिर से हमने क्या करना है, रीस्टैब्लिश करना है। बेसिकली आपका रेफ्यूटेशन है। अब मैं बात करूंगा ऑन दी अदर हैंड क्रिटिक्स rightly believe that sword is mightier than the pen due to the reason that the world today is governed by या थ्रू फोर्स। इसका क्या मतलब है पहले मुझे कोई समझाएगा? सेंटेंस का मतलब पूछ रहा हूं, सिर्फ बताएं। ताकत जो है ना उसको आज की दुनिया में हम ऊपर माना जाता है। मिसाल मैं दूंगा इजराइल और गाजा की, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मिसाल है और बड़ी स्पेशल मिसाल मैं दे रहा हूं यहां पे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि स्वॉर्ड ऊपर है। आप देख रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी है, किसका भारी है? अभी इजराइल है जिसके पास फोर्स है, स्वॉर्ड है जिसके पास, ठीक है। अब ऐसा ना हो आप लोग सिर्फ सारे ऐसे में स्वॉर्ड समझते जाएं। यार आपको इस ऐसे का कॉन्टेक्स्ट समझना है कि कॉन्टेक्स्ट कह रहा है कि फोर्स जो है ना वो एजुकेशन से ज्यादा बेहतर है या अदर वे अराउंड, या आप कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है या इल्म है या निगोशिएशन जो है वो फोर्स से ज्यादा बेहतर है। बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट ही ऐसा ना हो आप तलवार और पेन पे शुरू हो जाओ, ये नहीं करना आपने। कॉन्टेक्स्ट को समझना है क्योंकि बेसिकली लिटरेरी ऐसे टाइप का ऐसे आपने बोला कि क्रिटिक्स राइटली बिलीव दैट स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन ड्यू टू द रीजन दैट द वर्ल्ड टुडे इज गवर्न्ड थ्रू फोर्स। अब मैं इस पे कोई सपोर्टिंग बात करूंगा, मैं बोलूंगा थ्रू आउट हिस्ट्री इट हैज बीन सीन दैट ओनली द forceful victors write history। कहते हैं ना कि तारीख कौन लिखता है? तारीख वो लिखता है जो जीतता है। The one who writes history is the one who is the victor।
वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की हम मिसाल ले ले, जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू को कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझता, सब एलाइज पावर को समझते हैं कि यार ब्रिटिश, यूएस, आज दुनिया में ताकतें भी यही हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो जीते, बिकॉज उनके पास ज्यादा माइटी फोर्स थी, एजुकेशन के बलबूते पे वो नहीं जीते। अब मैं अभी मैं अपना आर्गुमेंट बना रहा हूं, ठीक है, अभी मैंने, अब इसके रिलेटेड आपने 2 सेंटेंसेस और लिख देने सपोर्टिंग के, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो सबसे पहले हमने उनके जो स्टेटमेंट की मार्केट दैट्स ऑल उसके साथ एग्री किया। हम्म उसके बाद हमें चार पैराग्राफ हमने 4 10 जितने भी हमने लिखने हैं, ये अब हम रेफ्यूटेशन कर रहे हैं। जो मैंने आपको सी पार्ट समझाया था कल, सी पार्ट कौन सा था? एंटी बात जो करनी थी, बेसिकली जो ओपोजिंग व्यू था, जो मैंने आपको बताया ये व्यू हो गया, देखें इसकी बात ना करना भी, इसके बारे में ना मैंने पैराग्राफ लिखा है ना मैं लिखाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपोजिटरी ऐसे के पैराग्राफ जैसा ही है, यू डोंट हैव टू राइट इट। आप डायरेक्ट आएंगे ओपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं रेफ्यूटेशन पैराग्राफ करा रहा हूं, जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, आप सब लोगों को लग रहा था, मुझे भी लगा था क्योंकि है थोड़ा कंफ्यूजिंग। अब आप यहां पे 2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे जी, क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन कर दूं? अंडरलाइन कर देता हूं। जो पहला सेंटेंस है याद रखना, वो टॉपिक सेंटेंस है, ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के ऊपर मैं सारी सपोर्टिंग बातें कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, मैं हर जगह बोलूंगा कि फोर्स, पावर, कन्फ्लिक्ट ज्यादा बेहतर है जी। सर अगर इसको अमेरिकन की लास्ट में भी रीडर ले सकता है कि अमेरिका ने जो कुछ सुप्रीमेसी हासिल की है वो पेन की बदौलत हासिल की है, जबकि जो लोग अभी वो मैं आया नहीं रेफ्यूटेशन की तरफ, वो रेफ्यूटेशन की तरफ मैं आऊंगा कि मैं बोलूंगा कि भाई जो आप बोल रहे हैं ना, वर्ल्ड वॉर 2 की मिसाल दे रहे हैं या इसराइल
मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है, इसका मतलब है इक्विवेलेंट टू पेन, या पेन लिख लें या आप एजुकेशन लिख लें, बेहतर क्या होगा, क्या लिखेंगे, पेन लिखेंगे आप, पेन 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 पेन। जितना आप अपने ऐसे के साथ कनेक्ट करेंगे उतना अच्छा है। आर सिनोनिमस टू पेन, एग्जांपल दे दी, ठीक है। दी अबव एग्जाम्पल exclaims that pen is mightier than sword। कनेक्शन वाला सेंटेंस हो गया। फिर क्या लिखेंगे, टू सम अप इट इज एविडेंट that pen is more important, strong and mightier than sword। खत्म। ये था आपका रेफ्यूटेशन पैराग्राफ। फैक्ट बताया, कनेक्ट किया उसको, उसके बाद आपने सिंपली बात आपने देखें। अब याद रखना, आपका शुरू में टॉपिक सेंटेंस जो था वो कौन सा था, पहला सेंटेंस कौन सा था, ये वाला ओपोजिंग वाला, कि जो कह रहा है कि स्वॉर्ड किससे ऊपर है, पेन से। पर मेरा कंक्लूजन वाला जो था सेंटेंस वो कौन सा था, वो बेसिकली आपके पास ये आपका स्टांस बन गया, ये वाला, यही बना, इसी का मैंने कंक्लूजन लिखा है। आपका जो अपना स्टांस है ना, आपको हमेशा पूरे के पूरे ऐसे में आपने बताना है कि मेरा स्टांस जो है ना वही सब कुछ है, दूसरा स्टांस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बात करके काउंटर देना है उसको, बात करके काउंटर देना है, ताकि जो ओपोजिंग व्यू है वो इतना इररेलेवेंट हो जाए कि अगला बंदा समझे कि वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपको अपनी बात मनवानी है एग्जामिनर से, बेसिकली आर्गुमेंटेटिव ऐसे इसलिए स्पेशल काइंड ऑफ ऐसे, क्योंकि आपने अपनी बात मनवानी है एग्जामिनर को कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज द करेक्ट व्यू, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली आप आर्गुमेंट करेंगे। ये आपका रेफ्यूटेशन पैराग्राफ होता है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज मुझे बताएं। नो, अगर आपने बनाना है उसका एक अलग तरीका होता है, बिल्कुल बना सकते हैं, बट मैंने वो प्रैक्टिस किया ना मुझे वो आता है बनाना, सिंपल सी बात है। उसमें आप कर यही सकते हैं कि मिसाल के तौर पे उसमें फिर इस तरीके से हो जाएगा कि पहले आपने अपना स्टांस दिया, मिसाल के तौर पे आपने अपना स्टांस दिया है 6 पॉइंट दिए, उसके बाद आपका एंटी स्टांस आ गया जो ये वाला है, मैं बता रहा हूँ ओपोजिंग व्यू। इसमें आपने इन्हीं 6 को बेसिकली इसका एंटी दिया कि इसका ये वाला वर्जन करेक्ट है। फिर तीसरा आप क्या करोगे, सिंथेसिस उसको कहते हैं। उसमें फिर आपने क्या किया, ये वाला जो व्यू है ना इसको आपने फिर रीस्टैब्लिश किया, कैसे, इसको काउंटर करके। तो आई थिंक या तो आप ऐसे कर लो और यही चीज आप एक पैराग्राफ में पूरा कर रहे हो। आप यहां पे भी तो सिंथेसिस कर रहे हो, अपना रीस्टैब्लिश नहीं कर रहे स्टांस, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन द सेम वे। तो आपकी मर्जी है, या आप क्या करो कि चीजों को और तोड़ दो और लंबा ऐसे कर लो, या आप इस तरीके से करो, चॉइस इज ऑल योर्स, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे के स्ट्रक्चर्स हैं। जो मुझे मेथड आता है वो जो मेरे लिए काम भी किया वो मैंने आपको बताया। अगर आपको बेहतर कोई टीचर लगता है, कोई भी स्ट्रक्चर लगता है ऑनलाइन, तो प्लीज़ फॉलो दैट। जो आपको बात सही लगती है ना आप वो फॉलो करो, मुझे छोड़ दो आप, ठीक है जी। जो हाँ याद रखना, जितने भी इसके बाद रेफ्यूटेशन पैराग्राफ लिखोगे ना सबका स्ट्रक्चर यही होगा, सबका यही होगा।
ज़रूरी नहीं एक पैराग्राफ थोड़ी होगा ये। मैं आज बताता हूँ जब हम आउटलाइन मेकिंग करेंगे कि यार आपको कितने वो अपोजिंग व्यू कितने लिखने हैं, अपना स्टांस कितना लिखना है। बिलीव मी इससे ज़्यादा ना लिखना, टाइम नहीं होगा पेपर में। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नो इशू। लिख लें तो फिर मैं कह रही आगे जाऊँ जी। बिलीव मी आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में कोई वे फॉरवर्ड नहीं होता। एक्सपोजिटरी ऐसे में यू कैन राइट वे फॉरवर्ड। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे आ जाता है एनर्जी क्राइसिस, फॉर एग्जांपल कॉलन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या मतलब है, या एक तो आपने एनर्जी क्राइसिस बताना है, कॉजेज बताने, और आपने उसके इफेक्ट्स बताने के नेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं। हमसे उसने वे फॉरवर्ड नहीं पूछा, आप उसमें वे फॉरवर्ड दे सकते हो, उसमें कोई ममानियत नहीं है। बट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में दो बातें आप करोगे, एक अपना स्टांस होगा, एक ऑपोजिट स्टांस होगा। और देखिए अगर आपका स्टांस ठीक है तो उसको वे फॉरवर्ड देने की क्या जरूरत है, मतलब अजीब सी बात होगी ना। वो तो दैट इज द करेक्ट थिंग, क्योंकि आपने उसको बता दिया भाई कि ये तो चीज़ ही गलत है जो एंटी स्टांस है, खत्म, वे फॉरवर्ड ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो चीज़ों को सिंपल करना है, बिल्कुल सिंपल करना है। मैं अभी आप लोगों को आउटलाइन समझाऊंगा। मैं इसका ज़रा आप लोगों को वो बता दूँ, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर और कंक्लूजन का, किसका, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। कोई इसमें और उसमें फ़र्क नहीं है, कोई भी फ़र्क नहीं है। वही आपको मैं बता रहा हूँ, ये जनरल टू स्पेसिफिक जाना है, बट करना क्या है वो बता रहा हूँ। 1 से 3 सेंटेंस लिखेंगे जनरल स्टेटमेंट्स। अब ये तो पता है ना क्या होता है जनरल स्टेटमेंट्स, ठीक है। 1 से 3, अब आपकी मर्जी, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, आपकी मर्जी, कोई इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है। उसके बाद योर स्टांस। अब ये जो आपका स्टांस है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्टांस में लिखते हैं 8 आइडियाज, तो यहां पे अपने स्टांस के आपने 6 आइडियाज जरूर लिखने हैं, क्योंकि आप बात इसी पे कर रहे हो। आपने ये स्टैब्लिश करना है, क्या करना है आपने, इसी को स्टैब्लिश करना है। तो आपके पास मिसाल के तौर पे अगर 10 हैं तो आप 7 या 8 लिखोगे, ठीक है। मतलब उसका मेजर पोर्शन, जितने भी आप लिखोगे उसका मेजर पोर्शन आपने यहां लिखना है। ये हो गया आपके 6 मोर सेंटेंसेस, या 7 या 8। अगर एक बात को 2 सेंटेंस में करते हो तो 2 हो जाएंगे, 12 सेंटेंस हो जाएंगे, वो अब आप पे है। उसके बाद आप करोगे अपना ट्रांजिशन वर्ड यूज, कौन सा, हाउएवर वाला वर्ड या फ्रेज, दैट कुड बी हाउएवर, या जैसे मैंने कहा था ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। आपने बोला ऑन द कॉन्ट्ररी एक्स वाई जेड, ट्रांजिशन आया। उसके बाद ये देखना, मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ, एक सेंटेंस में ओपोजिंग व्यू लिखना है, सिर्फ एक सेंटेंस बस। उसका स्टांस बताना नहीं आपने कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। सेंटेंस आप लिखोगे हाउ, या बोलोगे ऑन दी अदर हैंड सम क्रिटिक्स बिलीव दैट पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, फुल स्टॉप, खत्म। बस कोई पॉइंट्स नहीं देने इसमें, इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पॉइंट्स नहीं देने। सिर्फ आपने बोलना है कि भाई एक अदर स्कूल भी एग्जिस्ट करता है जो कह रहा है कि द पेन इज, द स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन, फुल स्टॉप, खत्म होगी बात, कुछ नहीं करना इसके आगे। फिर आप बोलोगे, फिर आप फिर से ट्रांजिशन करोगे और उसमें लिखोगे वही वाली, हाउएवर दिस व्यू इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द वन कोटेड अबव। बस, अब किसी भी लफ्जों में बोल सकते हो ऐसे, जरूरी नहीं है कि मेरी लफ्ज लिखो जो मैंने बताया। बेसिकली आप बोलोगे कि ये व्यू सही नहीं है, बस। और लास्ट में आप क्या करोगे, थीसिस स्टेटमेंट लिख दोगे।
अब थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? अब थीसिस स्टेटमेंट में कभी भी मत लिखना आर्गुमेंटेटिव ऐसे कि दिस ऐसे विल एक्सप्लोर ये जो मैंने आपको बताया दिस ऐसे विल डिस्कस। नो, थीसिस स्टेटमेंट में आपने किस तरीके से थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, अगर मैं इसी की लिखूं तो मैं ये लिखूंगा बहुत सिंपल कि हेंस द आर्ग्यूमेंट्स डीपली, नहीं बल्कि इसको और अगर मैं सिंपल बनाऊं तो मैं सबसे सिंपल इसको बनाऊंगा, हेंस द आर्ग्यूमेंट्स अबव लेड, बल्कि इसको और सिंपल बनाए, अबव प्रूव दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। बस ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है। हमारा काम ही नहीं है क्योंकि हमने वो स्टैब्लिश भी नहीं करना, सिर्फ उसके 3 से 4 रेफुटेशन पैराग्राफ्स लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपने सारी बातें वो करनी है कि मेरा स्टांस ठीक क्यों है। आपने सिर्फ इतनी सी बात छोड़ देनी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है ये सही नहीं है, बट इसमें कोई वाटर नहीं है, इट होल्ड्स नो वाटर, इट होल्ड्स नो वेट, उसकी कोई अहमियत नहीं है, इट इज इररेलेवेंट। इतनी सी बात करके थीसिस स्टेटमेंट में डायरेक्ट आ जाना है, हेंस द आर्गुमेंट्स अबव प्रूव दैट पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। सिंपल रखें, मैं वही बोल रहा हूँ। इसको आप बहुत मुश्किल इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेट क्रेडेंस टू द फैक्ट, एविडेंट इनफ, फलाना ढमकाना, बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज टू कीप इट सिंपल एंड कम्युनिकेटिव। बाकी आपकी मर्जी, इसको कैसे भी लिखो। ये आपका क्या है, आर्गुमेंटेटिव का इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर लिखें, मैं फिर कंक्लूजन की स्ट्रक्चर की तरफ चल रहा हूँ जी। आपका देखिए एक स्टांस होगा, इनमें से आपको क्या लगता है पेन ज्यादा माइटियर है या स्वॉर्ड? पेन ज्यादा है। आपका स्टांस ये है कि पेन माइटियर है, तो आप उसकी 6 या 7 वजूहात बताएंगे कि पेन क्यों माइटियर है। ये आपका स्टांस है, तो आपने 6 से 7 सेंटेंसेस इसके बारे में लिखने, बस। यहाँ पे जो याद है ना, ट्रांजिशन 2 बार हुई है मगर एक सेंटेंस की हुई है, उसमें आपने कोई बातें नहीं करनी कि ये बात है ये बात है, कुछ भी नहीं करना, बात करके आगे निकल जाना है बस। किस पे दिया? मैंने ट्रांजिशन वर्ड सिर्फ इसलिए लगाया कि मैं बोल रहा हूं कि देखें व्यू ओपोजिंग है मगर वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि मैं उसे बताऊं भी, बस। बेसिकली आपने ये, क्योंकि देखिए ना, याद रखना इंट्रोडक्शन क्या होता है, रोड मैप होता है ऐसे का। अगर आपने ये लाइन न लिखी और आपने पैराग्राफ्स दिए हुए नीचे, तो पास होंगे या फेल होंगे? फेल हो जाओगे। सिर्फ एक लाइन की वजह से आप फेल हो जाओगे कि आपने ये नहीं बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि एक और ओपोजिंग व्यू भी है, उस पर आप 3 से 4 पैराग्राफ नीचे लिखने वाले सिर्फ एक लाइन की वजह से। अगर वो सेंटेंस नहीं देते और नीचे जो आपने 4 पैराग्राफ लिखे हुए, बिलीव मी वो चेक भी नहीं करेगा, वो सीधा आपको फेल करेगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, थीसिस स्टेटमेंट एक सेंटेंस है जो पूरे ऐसे को दिखा रहा है कि ऐसे किस बारे में। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वो पैराग्राफ है जो दिखा रहा है कि पूरा ऐसे बेसिकली किस बारे में बात करेगा और कहाँ कहाँ से मुझे कराची से लाहौर लेके जाएगा। अगर मैंने लाहौर का नहीं किया जिक्र एक लाइन में भी और मैं लाहौर पहुंच गया तो मैं फेल हो जाऊंगा। इसीलिए यू हैव टू राइट इट जी। देखें पहला मैंने ट्रांजिशन ये यूज किया कि देखें अब जो स्टांस है उसके अलावा भी देयर एग्जिस्ट अनदर स्टांस एंड दैट स्टांस इज कि द स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन। फुल स्टॉप किया। फिर मैंने नीचे वाला किया कि हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू फॉर द रीजंस कोटेड अबव। बस फिर आप डायरेक्ट आ गए अपने थीसिस की तरफ कि दिस इज माय थीसिस। किसमें? एग्जाम्पल में? वैसे इंट्रोडक्शन में मैंने
पैराग्राफ्स की बात करो, बॉडी पैराग्राफ्स में देखें, उससे हमारे रेफरेंस कहते हैं ना, रेफरेंस या फैक्ट जो भी है। मैंने पहले दिन बताया था वो ये चीज़ हो सकती है, बुक्स के नाम, न्यूज़पेपर, ऑथर्स, रिपोर्ट्स, फिर रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट के नाम, फिर बेस्ट चीज़ें दिखाई थी, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, हिस्ट्री बता सकते हो, ऑब्जर्वेशंस, कोटेशंस, स्टोरी भी लिख सकते हो। कुछ भी हो सकता है, ये देखें, कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि स्टैटिस्टिक हो गए। एक डायरेक्ट, मैंने कहा ये फैक्ट्स होते हैं, ये आप इंट्रोडक्शन में नहीं ऐड करेंगे, बॉडी पैराग्राफ में ऐड करेंगे जहां आपको फैक्ट देना होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर लिख लिया सबने? कंक्लूजन, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वही चीज है, स्पेसिफिक से जनरल। क्या करेंगे? एक लफ्ज यूज करेंगे, एक ट्रांजिशन वर्ड यूज करेंगे, किसका? रिजल्ट का। क्या हो सकता है? टू सम अप, टू कंक्लूड, ठीक है, रिजल्टेंटली, एक्स वाई जेड। यहां से आप स्टार्ट करेंगे पहला लफ्ज, कॉमे के बाद आप सबसे पहले क्या बताओगे? एक सेंटेंस में थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट बता दिया आपने, बोला टू सम अप द होल डिस्कशन, इट इज प्रूवन दैट द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, फुल स्टॉप। इट इज फॉर द, फिर आप बोले इट इज फॉर द रीजंस, इट इज फॉर द ऑब्वियस रीजंस एंड वन ऑफ देम इज, बताया। फिर आपने बोला मोर ओवर, दूसरा रीजन बताया, अब मैं वो उसकी तरफ आ रहा हूं। फिर आपने क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखे थे 8 अपने स्टांस के लिखे थे और 6 मैंने बताए थे इंट्रो में। जो बाकी 2 रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग कितने? 2, उसके साथ साथ कोई से भी 4 इनमें से आपने ऐड करने हैं अपने, किसमें? अब आपने अपना स्टांस देना, योर स्टांस। फिर से जितने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे उतने ही आपने यहां पे लिखने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया मिरर इमेज है। फिर आपने बोला वही चीज की कि आपने ट्रांजिशन किया हाउएवर करके, और एक सेंटेंस में आपने ओपोजिंग व्यू बता दिया, जो मैंने क्या किया था, इंट्रो में बताया था कि हाउएवर वन अनदर स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स दैट द स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन। फिर आपने फिर से ट्रांजिशन की, आपने कहा, फिर ट्रांजिशन करके आपने क्या किया? रीस्टेब्लिश योर स्टांस। आपका स्टांस क्या था कि पेन बेहतर है। पहले आपने बोला हाउएवर अनदर स्कूल ऑफ थॉट बिलीव्स दैट द स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन, फुल स्टॉप लगाया। नेक्स्ट आपने बोला नेवरदलेस। अब देखो लफ्ज दूसरा चेंज कर लेना, इसीलिए क्या है, थोड़े ज्यादा लफ्जों को याद करना। आप बोले नॉनदलेस द अबव डिस्कशन प्रूव्स एविडेंट दैट, जो आपका स्टांस था, दैट द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। और यहां आपका ऐसे खत्म हो गया।
हाँ, जितने इंट्रोडक्शन में लिखोगे उतने ही लिखोगे, मैं ये बता रहा हूँ, जितने इंट्रोडक्शन में लिखोगे उतने लिखोगे जी। ये इसके अंदर आएंगे ना, स्टांस में आएंगे। उसके साथ साथ कोई से भी 4 आप लिख सकते हो, मगर आपने वो 2 लाजमी ऐड करने जो आपने नहीं लिखे थे अपने इंट्रोडक्शन में। समझ गए? इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था ना कोई से भी 6 लिख देना, 2 बच गए, जो 2 बच गए उसके साथ साथ कोई भी 4 आपने लिख देने हैं स्टांस पे। बस ओपोजिंग में यही है कि आपने ओपोजिंग व्यू दिया और फिर नीचे स्टेब्लिश कर दिया अपना स्टांस कि नहीं जी, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, फ्रॉम द अबव फैक्ट्स, या इस ऐसे की सारी डिस्कशन में इट प्रूव्स दैट द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। आपने अपना स्टांस स्टेब्लिश कर दिया, खत्म हो गया, आपका कंक्लूजन वहीं पे खत्म हो गया। कोई जरूरी नहीं है टोटल 8 थे, मैंने 6 लिखे इंट्रोडक्शन में, 2 बच गए, 2 तो मैं लिखूंगा। अब बाकी जो बच गए 6, चाहे वो इंट्रोडक्शन में लिखे या नहीं लिखे, उनमें से कोई भी 4 उठा के डाल दूंगा। थीसिस स्टेटमेंट मेरा स्टांस है ही, थीसिस स्टेटमेंट मेरा स्टांस क्या था, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। थीसिस स्टेटमेंट क्या है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। मैंने वही बात आखिर में एस्टैब्लिश कर दी कि नहीं जी, नॉनदलेस द अबव आर्ग्यूमेंट या अबव डिस्कशन होलिस्टिकली प्रूव्स द पॉइंट दैट द पेन इज माइटियर एंड मोर रेलेवेंट देन द स्वॉर्ड। खत्म हो गया। आउटलाइन मेकिंग, आउटलाइन मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप नहीं लिखें। मैंडेटरी है, पेपर में लिखना लाजमी है, ऐसे से पहले आपने आउटलाइन लिखनी है। ठीक है, होती क्या आउटलाइन, रोड मैप ऑफ योर एसे इन टेब्यूलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखी जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने देखा होगा, बुक का पहला पेज होता है, 1 2 3 4 टेबल की तरह लिखी जाती है, लिस्ट की तरह बेसिकली आप इसको लिखोगे। ये कुछ चीजें हैं। फिर हैज एवरीथिंग दैट यू राइट इन दी एसे, हर चीज इसमें होगी। बिलीव मी, अगर आपके एसे में ऐसी कोई चीज हुई जो आपने आउटलाइन में नहीं लिखी तो आप फेल हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो, आपने करप्शन के रिकमेंडेशंस पढ़ी, आपको 10 से 12 आती हैं, आपने क्या किया 10 से 12 आउटलाइन में लिख दी और ऐसे में नहीं लिखी तो तब भी फेल। अगर ऐसे में लिखी हैं और आउटलाइन बनाने के लिए टाइम नहीं बचा था तो सिर्फ आपने 1 या 2 हेडिंग लिख के कंक्लूजन लिख दिया, तब भी फेल। दैट मीन्स जो आपके ऐसे में लिखा होगा वो आपकी आउटलाइन में भी लिखा होना चाहिए, जाहिर होना चाहिए। ये बहुत लाजमी है। ठीक है, तो ये लाजमी होना चाहिए। फिर इसमें होती हैं हेडिंग्स, सब हेडिंग्स। फिर एक रूल है इसका, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर हेडिंग, एवरी वर्ड एक्सेप्ट preposition, helping verbs, ये helping नहीं, conjunctions, words smaller than 3 or 3 letters। ये एक रूल है। जब हेडिंग आप बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रूल्स हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं इस तरीके से लिखता हूं, इज पाकिस्तान। अब ये दोनों तो समझ आते हैं कि ये किसी का नाम है और ये पहला आपका बेसिकली सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इज पाकिस्तान, आर बड़ा है मेरा, रेडी, फॉर छोटा है, डिजिटल फिर से बड़ा है डी,
आर फिर से बड़ा है। अगर आप यही चीज़ अपने पैराग्राफ में लिखेंगे तो आप सिर्फ इन दोनों को कैपिटल करेंगे और बाकी सारी चीज़ें स्मॉल होंगी। पर आप जब हेडिंग लिख रहे हैं तो देयर इज़ अ स्पेशल रूल इन इंग्लिश लैंग्वेज कि आपको कैपिटलाइज करना है हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को व्हेन यू आर राइटिंग अ हेडिंग। ठीक है, अब जब मैं आउटलाइन बनाऊंगा तो तब आपको ये बात समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, अब देखें आपके पास आउटलाइन में मैंने जैसे बताया कि क्या क्या होती है, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेडिंग्स। नंबर वन आपकी यूनिवर्सल, बल्कि काफ़ी हैं यूनिवर्सल हेडिंग्स। नंबर टू आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडिंग है। यूनिवर्सल का मतलब है एग्जिस्ट इन एवरी आउटलाइन। डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। यूनिवर्सल हेडिंग सिर्फ दो किस्म की हैं जो आप लोगों ने बहुत बार देखी भी हैं। पहली है इंट्रोडक्शन की। आपका ऐसे की आउटलाइन हमेशा इंट्रोडक्शन की हेडिंग से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, कंक्लूजन पे। बस ये दो हेडिंग्स आपके पास हर आउटलाइन में होंगी। एवरी आउटलाइन स्टार्ट्स विद द इंट्रोडक्शन एंड एंड्स एट कंक्लूजन। ये आपकी दो हेडिंग्स हैं, देखिए एग्जिस्ट इन एवरी आउटलाइन, ये हर जगह होगी। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। प्राइमरी और सेकेंडरी और बल्कि तीसरी चीज भी तो है हमारे पास, तीसरी हमारे पास सब हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स ये डिपेंड करती हैं आपके टॉपिक पे। यूनिवर्सल हेडिंग्स, ठीक है, आउटलाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, टॉपिक है मेरे पास प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आउटलाइन पहली हेडिंग कौन सी होगी, इंट्रोडक्शन। इसमें तीन चीजें आएंगी। इंट्रोडक्शन में तीन कौन कौन सी चीजें लिखते थे हम, याद है? पहली जनरल स्टेटमेंट है, तो यहां पे जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, जो स्टेटमेंट जनरल है ना उस स्टेटमेंट को आपने यहां लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आता है तो मैं क्या लिखूंगा, टुडेज वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड। बस मैं अपने ऐसे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने आपको बताया ये जनरल स्टेटमेंट है, ये आपकी मर्जी है जो भी आप लिखो, मैं अपनी बात कर रहा हूं। नंबर टू क्या है, नंबर टू क्या लिखते थे हम, कंटेंट्स जो टॉपिक में मांगे गए हैं। तो हमसे दो चीजें ही मांगी गई। सबसे बेस्ट तरीका है, आपकी मर्जी, मैं तो ये लिखूंगा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नहीं यहां तो नहीं लिखेंगे ना, ये तो आउटलाइन बना रहे हैं। पैराग्राफ, एक और चीज, नो पैराग्राफ्स इन आउटलाइन, नो पैराज इन आउटलाइन। ऐसा ना हो आप किसी पॉइंट को बताना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना। तीसरी क्या चीज होती थी, थीसिस स्टेटमेंट। तो यहां थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखोगे पूरा पूरा कि ये मेरी थीसिस स्टेटमेंट है, सीधा लिखोगे थीसिस स्टेटमेंट, बस ये एज इट इज रहेगा, ये चीज ऐसे एज इट इज रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ये मेरी थी यूनिवर्सल हेडिंग। अब मैं आ रहा हूं कि मेरे से प्राइमरीली क्या चीजें पूछेंगे। प्राइमरी हेडिंग का मतलब
व्हाट हैज बीन आस्क्ड, आपसे ऐसे में क्या पूछा है मुझे बताएं। क्या पूछा है आपसे हेडिंग पे ऐसे में? बोला प्रोज क्या है ग्लोबलाइजेशन के और कॉन्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के। बस उन्होंने वे फॉरवर्ड नहीं मांगा, उन्होंने कॉजेज नहीं पूछे, उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पूछे, उन्होंने रेमेडीज नहीं पूछी, उन्होंने हिस्ट्री नहीं पूछी, कुछ भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। मैं डायरेक्ट आऊंगा अपनी प्राइमरी हेडिंग की तरफ, जिसे कहते हैं कि मेरे से पूछा गया है। एक चीज होती है सेकेंडरी हेडिंग, इट इज अप टू यू कि आप इसमें क्या लिखो। फॉर एग्जाम्पल, आप समझते हो, आपको लगता है कि पहले मैं अपने एग्जामिनर को समझाऊं कि ग्लोबलाइजेशन मेरे लिए क्या है, तो आप जो अगर इस पे कोई पैराग्राफ लिखोगे ना कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन या हेडिंग लिखोगे, तो आपकी वो हेडिंग आपकी सेकेंडरी हेडिंग है जो आप अपनी तरफ से उस एसे में डाल रहे हो। कोई केस स्टडी आखिर में लिख रहे हो, दैट ऑल्सो इज सेकेंडरी हेडिंग। प्राइमरी हेडिंग क्या होगी? जो आपसे पूछा गया है। पूछी मुझसे सिर्फ दो बातें, प्रोज और कॉन्स। अब मुझे बताएं, अगर आप में से किसी ने सेकेंडरी हेडिंग लिखनी होगी तो आप लिख सकते हो, ऐसे किया आपने लिखा कॉन्सेप्चुअलाइजिंग, या कोई भी चीज लिख सकते हो, conceptualizing the term globalization। लिख लें आप, इट्स अप टू यू, लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। इन्होंने ये चीज कही कि यहां से कैसे करेंगी और अपनी पूरी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगी, लिख सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। मैं नहीं लिखता था और मैं रेकमेंड भी नहीं करूंगा, बाकी यू कैन राइट इट, कोई मसला नहीं। ये आपकी कौन सी हेडिंग है? सेकेंडरी हेडिंग है। ये आपको लगा कि इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो मुझे लिखनी चाहिए, हालांकि मुझसे एग्जामिनर ने पूछा नहीं है तो मैं इसको लिख दिया, तो दिस इज माय सेकेंडरी हेडिंग। अब आप आए सी, इसका मतलब है कि ये एक पैराग्राफ है। क्या मतलब है इसका? वन पैरा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कोई आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं लिखा, और वो हमारे सब हेडिंग्स हैं। ये आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि बेसिकली आपकी ऐसे की बॉडी में क्या आएगा, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, रीजंस हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सब हेडिंग्स। सी पे आया, मुझसे पूछा गया प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेरी अब ये मेरी कौन सी हेडिंग है? प्राइमरी। अब यहां पे मैंने डॉट्स लगाए, दिस मीन्स कि दिस इज नॉट वन पैराग्राफ। इसके नीचे मैं कुछ सब हेडिंग, सब पैराग्राफ्स देने लगा हूं, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया, कोई भी आपका रीजन है, यहां से आपने स्टार्ट किया, क्या? आपका सब हेडिंग, आपका सब आर्ग्यूमेंट। अब मेरा अगर एक आर्ग्यूमेंट है, मैं कहूंगा इट हैज enhanced global trade and connectivity। What is this? Is this a sentence या is it a phrase? क्या है ये क्या चीज है? ये सेंटेंस है। ये क्या पूरा पैराग्राफ है? इस पे पूरा एक पैराग्राफ लिखोगे आप। ये पूरा पैराग्राफ है एक। फिर यहां पे भी जो लिखोगे वो भी पूरा एक पैराग्राफ होगा। अब आपकी मर्जी है कि नीचे कितने रीजन दो, मगर लिखने का तरीका ये होगा, मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, किधर तक चला जा सकता है, आपकी मर्जी। 10 20 30 40 जितना लिखना चाहो आपकी ऊपर है, इतना लिखो जितना आप टाइम में मैनेज भी कर सको। मेरी एडवाइस सिर्फ ये होगी, बाकी लिखना कितना है वो आपकी मर्जी है। तरीका ये होगा
मेरी इस सेटिंग को देखें, इसमें मैंने वही चीज़ की है कि मेरा जी बड़ा है, यहाँ पे भी जी बड़ा है, मेरा टी भी बड़ा है। ये मैं यही आपको समझा रहा हूँ, जब आप हेडिंग्स लिखते हो तो आप ईच उसको कैपिटल करते हो, चाहे वो नाम हो या ना हो, शुरू से स्टार्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो। यू हैव टू कैपिटलाइज दैट लेटर, इंग्लिश का रूल है। जो मैंने सब हेडिंग लिखी है, क्या उसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है? उसमें आपने अप्लाई नहीं करना, बिकॉज इट्स अ सेंटेंस, या आप इसको फ्रेज फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक तरीका इसको लिखने का ऐसा है। इसी तरीके से एक और तरीका आप ये भी लिख सकते हो, इन्हांस्ड ग्लोबल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ये भी तरीका है। मैं सेंटेंस लिखता था पूरे, लिख दोनों सकते हो, सेंटेंस भी सही है, फ्रेज भी सही है। अगर एक याद रखना बात, अगर आपने अपनी आउटलाइन सेंटेंस फॉर्म में लिखी है तो थ्रू आउट, यानी कि पूरी की पूरी आउटलाइन फिर आपने सेंटेंस फॉर्म में ही लिखनी है। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस है, एक फ्रेज आ रहा हो, एक सेंटेंस आ रहा हो, एक फ्रेज आ रहा हो, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगेगी, लगेगा कि आप कोई इल मैनर्ड आदमी हो या लड़की हो। तो जो अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो तो सेंटेंस लिखने पर थ्रू आउट, फ्रेज लिखने हैं तो थ्रू आउट आपने फिर फ्रेज लिखने हैं, दूसरी कोई चीज नहीं होगी यहाँ पे। समझ गए आप लोग? उसके बाद हमसे दूसरी क्या चीज इन्होंने पूछी, प्राइमरी क्या पूछे? कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपने लिखा डी, सी के बाद डी, कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये किया। अब आप बताएं, इसमें अगर आपने यहां 10 लिखे हैं तो वहां कितने लिखेंगे? 10 लिखेंगे। बैलेंस करना है चीजों को, क्या करना है? बैलेंस करना है। अगर यहां 5 लिख रहे हैं वहां पे भी 5 लिखेंगे। अब यहां क्योंकि हमने 5 लिखे हैं तो मैं आपको 5 करके दिखाऊंगा। यहां पे भी ये किया। कॉन्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन में आप क्या लिखोगे? कोई भी रीजन जो आपके पास है, या सेंटेंस फॉर्म में या फ्रेज फॉर्म में। 2 भी ऐसे, 3 भी ऐसे, 4 भी ऐसे, 5 रीजन दिए तो मैं इसमें यहां पे 5 लिख रहा हूं। इसके बाद यूनिवर्सल हेडिंग कौन सी आएगी? मैं यहां एंड कर रहा हूं अपने ऐसे, तो मेरा क्या आ गया? कंक्लूजन आ गया। खत्म। ये आपकी आउटलाइन। आउटलाइन में बेसिकली आपको चीजें क्या समझनी है? हेडिंग्स, फिर हेडिंग्स को लिखना कैसे, यूनिवर्सल हेडिंग क्या है, प्राइमरी हेडिंग्स क्या है, सेकेंडरी हेडिंग्स क्या है, और नंबर 4 आपके पास क्या है? सब हेडिंग्स। ये आपके सब हेडिंग्स हैं, यानी कि बेसिकली आपके ओरिजिनल जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन्हें सब हेडिंग कहा जाता है। इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल्स अगर आपने कोट करनी है ना, उसका एक तरीका है। तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि जैसे आपने ये चीज़ लिख दी आपने, अब अगर आपने एग्जाम्पल देनी है तो आप यहां लगाओगे सेमी कॉलन, लगाया आपने। उसके बाद आपने इसके नीचे ही थोड़ा सा हट के यहां लिखा ए, जो भी आपकी एग्जाम्पल है। अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट का नाम, जो भी एग्जाम्पल होगी आप उसको इस तरीके से कोट करोगे। सेमी कॉलन लगा के उसी के नीचे वाली लाइन में ए लिख के, अगर 2 एग्जाम्पल्स दे रहे हो। बट एक बात बताओ, यहां पे अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखी है, ऐसे पे आ जाते हैं, ऐसे में आपने इसके बारे में पैराग्राफ लिखा, अगर उसमें ये रिपोर्ट ना हुई तो क्या हो गए? तो मैं आपको बोलूंगा ये भी ना लिखो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं बता रहा हूं कि ना लिखें, नहीं लिखें। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आप जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, उसको आप यहां ना लिखें। क्यों ना लिखें? क्या पता आपका थीसिस गलत हो,
और आपका एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़े ही ना और वो आपको फेल कर दे, तो फिर आपकी साल 2 साल 3 साल 4 साल की मेहनत गई सिर्फ एक थीसिस स्टेटमेंट लिखने पे। तो बेस्ट वे क्या है, आप मजबूर कर रहे हो अपने एग्जामिनर को कि देखें आपको ऐसे मेरा पढ़ना पड़ेगा, आई एम सॉरी मैंने यहां नहीं लिखा उसको। इससे वो क्या करेगा, देखेगा कि आपका थीसिस स्टेटमेंट है क्या, तो वो पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, कहीं ना कोई ऐसी बात होगी जो उसको पसंद आएगी, क्या पता पूरा ऐसे वो रीड करे। अगर थीसिस स्टेटमेंट शुरू में ही गलत है, आपने इस ऐसे को आपने लिख दिया, आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखा कि देयर आर प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाउएवर द कॉन्स ओवरवेट, आपने लिखा कि कॉन्स ज्यादा हैं और प्रोज कम है, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि दिस वाज एन एक्सपोजिटरी ऐसे। उसने कहा है कि जी कौन ज्यादा है प्रोज ज्यादा है, उसने नहीं बोला। उसने बोला मुझे सिर्फ बता दो प्रोज क्या होते हैं कॉन्स क्या होते हैं, मैं तो और कुछ पूछ ही नहीं रहा। आपने अपना थीसिस स्टेटमेंट ऊपर से आया, आपने बोला कि जी देयर आर सम प्रोज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाउएवर देयर आर मोर कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन देन द प्रोज, तो आप फेल हो गए। इसीलिए टू बी सेफ डोंट राइट थीसिस स्टेटमेंट इन द आउटलाइन, सिर्फ इतना लिखो जितना मैंने लिखा, थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया, खत्म बात, इससे आगे आपने कुछ भी आउटलाइन में नहीं लिखना। नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये आपकी जो फैक्ट होगा ये वहां लिखोगे आप, इसका कोई अलग से पैराग्राफ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं हो आप रिपोर्ट पे एक पैराग्राफ लिखाओ, नहीं, इस पे एक पैराग्राफ आएगा, एक हेडिंग है। मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, इट के बाद इट हैज इनहेंस्ड ग्लोबल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, मैंने कॉलन सेमीकोलन लगा के मैंने रिपोर्ट का नाम लिखा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिपोर्ट पे ही एक पैराग्राफ लिख दूं, दैट इज पार्ट ऑफ द सेम पैराग्राफ। और पैराग्राफ क्या है, इट हैज इनहेंस्ड ग्लोबल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। इसीलिए मैं बोलूंगा ए बी न लिखें, ये नीचे लिखना चाहते हैं गुड, कोई मसला नहीं है, ना लिखें और बेहतर है जी। उसके बारे में आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना आप क्या बात करना चाहते हो ग्लोबलाइजेशन में। एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो, हिस्ट्री लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बॉडी पैराग्राफ नहीं होगा, ये अनयूजुअल पैराग्राफ होगा। आप लोग मुझे चेक कराते हैं ना फ्री राइटिंग, ये फ्री राइटिंग है, नो स्ट्रक्चर, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपके ऊपर है, क्योंकि सेकेंडरी हेडिंग है तो पहली बात रिक्वायर्ड भी नहीं थी, तो आपने खुद लिखी है। इसका नाम सेकेंडरी हेडिंग क्यों है, आपसे थोड़ी पूछा था। नहीं, मैं तो नहीं लिखूंगा, आप लोग भले लिखें, मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही लिखें जितना एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। अगर एग्जामिनर ने आपसे वे फॉरवर्ड नहीं पूछा तो आप नहीं लिखेंगे। सीधा अगर उसने आपसे पूछा है कि भाई मुझे आप कॉजेज बता दो और मुझे कॉन्सिक्वेंसेज बता दो किसी मसले के, तो मैं ये दो चीज़ें लिख के आऊँगा। अब इस पर आप क्या वे फॉरवर्ड लिखोगे, आप ये लिखोगे कॉन्स को ख़त्म कर दें, आपका स्टैंस तो चला गया। स्टैंस में तो ये था कि दिस ऐसे विल एक्सप्लोर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वे फॉरवर्ड दे के आपने बोला कि प्रो कॉन्स तो ख़राब हैं लिहाजा उसको और सही करो, गलत हो जाओगे।